नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। हमास इजराइल की इस जंग का आज 12वां दिन है, लेकिन अब भी लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे को निशाना बनाने का दौर जारी है। ये जंग अब इस कदर बढ़ गया है कि लोगों के घरों से लेकर अस्पतालों तक को नहीं बख्शा जा रहा। कल गाजा पट्टी में स्थित अल अहली अरब अस्पताल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया गया। इस हमले में तकरीबन 500 लोगों की मौत की खबर है, जो कि हमास ने यह खबर दी है। इस हमले को लेकर इजराइल ने साफ साफ कहा है कि यह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का रॉकेट था, जो कि मिसफायर होकर अस्पताल पर गिर गया। इस हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निंदा करते हुए हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल में मौजूद हैं। जो बाइडेन का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है और इस बैठक में अमेरिका ने पूरी तरह से इजराइल का साथ देने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू हमास को खत्म करने का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि आखिर अस्पताल में हुए इस हमले का जिम्मेदार कौन है? क्या दोनों ही पक्षों में अब इंसानियत नहीं बचेगी? क्या अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा? क्या मजलूमों के छोटे छोटे बेकसूर लोगों के उन ठिकानों को नहीं छोड़ा जाएगा जिनका इन जंग से कोई लेना देना नहीं है? क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल में नेतन्याहू के साथ बैठक एक नए युद्ध की ओर इशारा कर रहा है या फिर युद्ध विराम की ओर इशारा कर रहा है? क्या वैश्विक तौर पर आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घट सकती है? ये जो हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई है, ये कई बड़ी लकीर खींचता है, कई बड़े सवाल खड़े करता है। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल आज इंसानियत की भी होगी, उस अस्पताल को लेकर के भी होगी जिस पर ये रॉकेट गिरा और कहा जा रहा है कि इस रॉकेट से जो रॉकेट वहां कहा जा रहा है कि एक अमूमन जो रॉकेट फेंका जा रहा है हमास की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उसे 1-2 लोगों की मौत हो सकती है, 500 लोगों की मौत नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई होगी। किसी को पता होगा कि इस अस्पताल में सिर्फ बीमार नहीं है, वो लोग भी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इस अस्पताल में शरण लेकर रह रहे हैं। आखिर कौन है इसके पीछे? आज इस पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे आपको, तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए और देखिए कैसे इस वक्त गाजा और इजराइल के बीच में खूनी जंग है जिस पर आम लोग पिस चुके हैं। हमास की दहशतगर्दों के खिलाफ इजराइल की स्ट्राइक जारी है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास आतंकियों के 200 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए हैं। हमास इजराइल की जंग का आज 12वां दिन है, लेकिन अब भी लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे को निशाना बनाने का ये दौर जारी है। दिन रात मिसाइल और रॉकेट से हमला हो रहा है, मजबूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास और इजराइल के बीच जंग अब इस कदर बढ़ गई है कि लोगों के घरों से लेकर अस्पतालों तक को बख्शा नहीं जा रहा। कल गाजा पट्टी में मौजूद अल अहली अरब अस्पताल पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार हुआ। इस हमले में करीबन 500 लोगों की मौत हो गई। गाजा ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। तो इजराइल ने साफ साफ कहा कि ये फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का रॉकेट था जो मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा है। Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people, and is not hyperbole to suggest slaughtered, and including 31 Americans as part of that. And they've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking.
It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension. They're committed evils and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. अस्पताल पर हुए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में जो बर्बर हमला हुआ है उसे आतंकियों ने अंजाम दिया है, न कि इजरायली सेना ने। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों की भी हत्या करते हैं। गाजा पट्टी में मौजूद अस्पताल पर हमले से पूरी दुनिया में शोक की लहर है और गुस्सा भी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले पर दुख जाहिर किया और इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गाजा के अल अहली अस्पताल में जो जान माल की दुखद हानि हुई उससे गहरा सदमा पहुंचा है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। चल रहे संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एक तरफ हमास और इजराइल के बीच वॉर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन का स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का साथ देने के लिए धन्यवाद कहा, तो वहीं जो बाइडेन ने इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े रहने की बात की है। The IDF has concluded an after-action review and confirmed that the Islamic Jihad was responsible for the strike at the Al-Hali Al-Ma'dani hospital in Gaza. We did an immediate review with all relevant branches of the IDF. इजराइल और हमास जंग में दुनिया दो खेमों में बट गई। अब जंग को खत्म करने से ज्यादा अपने स्वार्थ को साधने में दोनों खेमे जुट गए हैं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान और लेबनान, यानी मतलब साफ है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी रहेगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच हालात बेहद गंभीर हैं और चुनौतियां बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाने की हमने कोशिश की। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए, एक बार जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। आदेश भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्रह्मदीप अमूले, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमन अग्रवाल, निदेशक IIF स्टूडियो में हमारे साथ, ये अर्थव्यवस्था पर बातचीत करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही कैप्टन आई सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह, रक्षा मंत्री जो हमारे साथ बैठे हुए, उनके पास हम चलते हैं। रक्षा विशेषज्ञ, माफ कीजिएगा, कैप्टन साहब, आप कैसे देखते हैं कल शाम जिस तरीके से कल देर रात गाजा के एक हॉस्पिटल पर अटैक होता है और कहा जाता है कि 500 लोगों की मौत की खबर है, और ये भी सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठ रहा है कि युद्ध के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। जो WHO है उसके फौरन, मुझे लगता है कि अटैक हुआ उसके जस्ट 30 से 37 मिनट के बाद एक पोस्ट आता है, उसमें WHO निंदा करता है और कहता है कि किसी भी युद्ध की एक सीमा होती है, एक रूल्स होता है, उस रूल्स के तहत हॉस्पिटल पर अटैक नहीं किया जाता। इजराइल कह रहा है कि हमने अटैक नहीं किया। निश्चित तौर पे कहीं भी युद्ध होता है तो युद्ध के कुछ नियम होते हैं, और ये आज से नहीं, ये आदिकाल से चले आ रहे हैं। मगर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जाता है तो नियम कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो जाते हैं। एक हॉस्पिटल है, आम जनता है, रिहायशी एरिया है जहां लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई किसी तरह का भी अटैक नहीं किया जाएगा, ये रूल में रहता है। मगर शुरुआत जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया तो उसने वो सारे नियम तोड़ दिए थे, कोई नियम उन्होंने फॉलो नहीं किया था। पब्लिक के बीच में उन्होंने अटैक किया, पब्लिक को सीधा पकड़ के उन्होंने
मौत के घाट उतारा, जिस तरह से मासूम बच्चों को और लड़कियों को पकड़ पकड़ के उन्होंने क्या उनकी दुर्दशा करी और उनके साथ साथ क्या क्या दुराचार किया, तो ये नियम तो सारे वहीं ख़त्म हो चुके थे, नियम तो कुछ बचे ही नहीं थे। अब ये जो हॉस्पिटल पे जिस तरह से बमबारी हुई है, तो ये जांच का विषय है, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि ये हमने नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों का राकेट है, जो कहीं इन्होंने ठीक से ना करके और उसका चाहे रेंज लगाना भूलो या उसका दिशा लगाना जो इस मैप में लगाते शायद ठीक से नहीं लगा पाए, क्योंकि इजराइल एक जिम्मेवार देश है और इस बात को समझता है, तो वो इस तरह की हरकत शायद नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत बुद्धिजीवी है। हॉस्पिटल के ऊपर तो कभी भी जो है ना अटैक नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये इसमें मैं जो सोचने वाली बात है और बड़े इसको देख मुकेश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के, मैं आती हूँ आपके सर। मुकेश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके बाद फिर हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं आदेश भारद्वाज जी। मुकेश त्यागी जी के पास पहले आएंगे। इस घटना के बाद आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तेल अवीव पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की, अभी बैठक चल रही है। इन सब के बीच भारत से भी ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, जिसमें उन्होंने ये जो घटना है उसका कंडेम वो करते हैं और किसी का भी पक्ष बिना लेते हुए उन्होंने निंदा करते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप मुकेश त्यागी? देखिए, हम लोग जो है नॉन अलाइनमेंट के बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं और हम बाइपोलर वर्ल्ड में विश्वास नहीं करते। ये तो हमारी शुरू से हमारी फॉरेन नीति रही है। हम ना इजराइल की तरफ है ना पैलेस्टीन की तरफ है, हम सिर्फ जो है मानव अधिकारों के प्रति हैं। जैसे जिस प्रकार से हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, अनप्रोवोक्ड एग्रेशन जिसको कहते हैं, ठीक है आपके मुद्दे होंगे, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में मुद्दा चला रहा है बहुत पुराना, आपको जमीन मिली नहीं मिली, गाजा में आपको कैसे स्थापित किया गया, ये तमाम हिस्ट्री का मामला है। लेकिन जो आज हुआ है, अब इसको लेकर के कौन सिद्ध करेगा कि किसके रॉकेट ने जो है इस हॉस्पिटल को उड़ाया है। वहां पे देखिए ऐसा है, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है गाजा स्ट्रिप के अंदर, वहां पे एक फतेह ग्रुप भी है, वहां पे एक जिहादी ग्रुप भी है। तो हो सकता है कि ये अब इजराइल में, क्योंकि जो बाइडेन आ रहे थे उनका उसके बाद ट्रिप जो है वो शायद जॉर्डन जाने का था, वो कैंसिल हो गया है किसी वजह से। मैं समझता हूँ वहां पे भी सियासी मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है कि जो बाइडेन को मत आने दो। जो बाइडेन के आने में शायद इस प्रकार की उन्होंने एक, मैं अब ये किसी पुष्टि नहीं कह सकता हूँ किसने किया है, पर जिसने भी किया है बहुत अफसोसजनक है। और इजराइल देखिए स्ट्रैटेजिकली इस समय क्यों अटैक करेगा हॉस्पिटल के ऊपर, वो अपना पूरा अंतरराष्ट्रीय जो उसकी छवि है उसको खराब करके अपनी तरफ से हवा क्यों खराब करेगा। तो लॉजिकली देखा जाए तो हो सकता है इसमें एक बहुत बड़ी साजिश हो। देखिए आपको मैं बताऊं, अगर आप 1 मिनट का टाइम मुझे और दें, चाइना इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाइना नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति स्थापित हो। जिस प्रकार से हमारा हिंदुस्तान ने इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ खोलने का G20 में अनाउंसमेंट किया है, उसको लेकर के चाइना में खलबली मची, क्योंकि उनका जो बेल्ट इनिशिएटिव वो है पाकिस्तान के थ्रू, वो उस पर जो है बहुत बड़ी मदाखलत होती है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो चाइना रशिया, एक सेकंड, देखिए चाइना रशिया ये नॉर्थ कोरिया, अब ये सब मिलकर के जो बाइपोलर वर्ल्ड की ओर बनाने जा रहे हैं कि एक हमारा पैक्ट हो गया, नेटो और अमेरिका एक तरफ हो गया। इंडिया जो है पैलेस्टीन का हमेशा पैरोकार रहा है, लेकिन हम हमास का नहीं रहा है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और यहाँ पे सियासी ये चल रहा है, पैलेस्टीन के कंधे पे बंदूक चला करके, पिसा पैलेस्टीन का सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, पैलेस्टीनियन PLO और हमास के बीच में तो बहुत पुराना वो है। तो यहाँ जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान में इसकी गति को जिस प्रकार से बदलने की सियासी कोशिश की जा रही है, वो बहुत दुखनीय है। ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है उनके ऊपर। प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी हैं सर, उनके पास भी हम चलते हैं। आदेश भारद्वाज जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, क्या गजा के लोगों का सिर्फ इतना गुनाह है कि हमास उन्हीं के बीच का है? जी आवाज आ रही है आपको मेरी, आदेश जी? आपको, आदेश भारद्वाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए अगर म्यूट है तो।
जी जी प्रीति जी। हाँ बोलिए, क्या गजा के लोग जो अभी पिस रहे हैं, वहां के मासूम लोग, उनका गुनाह बस इतना ही है कि हमास उनके बीच का है? उनका गुनाह नहीं है, सच्चाई ये है कि कुछ शरारती तत्व हैं, हम उनका जो है कंडेम करते हैं। जो भी इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, टेररिस्ट संगठन हैं, उनका हम खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हैं। लेकिन इजराइल को और बाकी सबको भी जो है इस तरह से निर्दोष लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। किस तरह से 10 लाख से ज्यादा लोगों को वहां पे बंदी बनाया गया है, इसकी सब निंदा करते हैं जो है। तो जो है टेररिस्ट कैंप है वहां पे, उनसे डील करें, लेकिन इन निर्दोष लोगों के साथ इस तरह के कांग्रेस जो है। पार्टी ने पैलेस्टीनियों का खुलकर समर्थन किया है, लेकिन ऐसे में अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या फिलिस्तीनी अपने आप को हमास से अलग नहीं बता सकते? अभी तक वहां से कोई स्टेटमेंट किसी का भी नहीं आया है कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब हमास के ग्रुप के हम नहीं है, हमारा अलग है, हम मानवता के लिए सोचते हैं, हम ऐसे नहीं है। यही बार बार कहा जा रहा है कि क्या हमास उनके बीच का है, यही इसी वजह से वो पिसे जा रहे हैं। अब अभी ये सवाल उठा, ये नेतन्याहू जो हैं प्रधानमंत्री इजराइल के, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है, ये वही कर सकता है जो छोटे छोटे बच्चों को मारकर जला सकता है, जैसे इजराइल के लोगों के बच्चों को मारा है, उन्होंने जलाया है, उनका ही रॉकेट मिसफायर हुआ है और उनके हॉस्पिटल में जा गिरा है। प्रीति जी, कई दिन से खबरें आ रही हैं, आप लोगों के माध्यम से ही जो है पता चलता है कि किस तरह से क्या किया जा रहा है। पूरे गाजीपट्टी को जो है पूरी तरह से एक जेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। जहां मिस्र से कुछ लोग बाहर निकल सकते थे, वहां पे भी अटैक किए गए हैं। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है मानव अधिकारों का हनन है और लोगों के साथ जाति है, और इस तरह की जाति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। युद्ध के भी नियम और कायदे हैं, उसके साथ होना चाहिए। उग्रवादियों के साथ, टेररिस्ट के साथ किसी की कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन निर्दोष लोग जो है उसका शिकार ना हो। और जिस तरह से आज ये हॉस्पिटल को अटैक हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये बिल्कुल जो है गलत है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ अमूल्य जी भी बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अब गजा को लेकर के तमाम इस्लामिक स्टेट्स देश एक साथ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम आगे बढ़ेंगे, और ये एक विश्व युद्ध की स्थिति जैसी दिखाई पड़ने लग गई है, इस पर, इस पूरे मामले को आप ऐसे, मतलब मुस्लिम पक्ष से कैसे देखते हैं आप? प्रीति जी देखिए, दुनिया में कोई मुस्लिम पक्ष है ही नहीं, इसको मुस्लिम पक्ष नहीं कहना चाहिए। दरअसल एक जमीनी झगड़ा है तो जो ईरान से कई ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, पाकिस्तान से कई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब गजा के मुसलमानों को अगर अब सताया जाएगा तो हम एक साथ आकर के तमाम विश्व के मुसलमान इजराइल पर हमला बोलेंगे और विश्व के मानचित्र से उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो इसे क्यों ना बोला जाए, क्यों ना कहा जाए? देखिए, पाकिस्तान या ईरान जो है वो पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि जो फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, तो फिलिस्तीन का जो हमास है, हमास को मदद ईरान देता है, और इस बात से सऊदी अरब नाराज रहा। इसी कारण हमास के कुछ आतंकियों को सऊदी अरब ने पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया था। इस समूचे मामले में आप देखिएगा कि इजराइल के साथ पूरे मुस्लिम दुनिया खड़ी नहीं नजर आती। आप देखिए कि जॉर्डन ने कौन सा बहुत ज्यादा विरोध कर दिया, टर्की ने कौन सा ज्यादा विरोध कर दिया, मिस्र ने तो गजा के लोगों के लिए वो लोगों की रिहायशी इमारतों के नीचे भी है। तो आपको यदि हमास को खदेड़ना है तो आपको अस्पतालों को भी देखना पड़ेगा। हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, अमन अग्रवाल साहब भी बैठे हैं। अमन साहब, इसको आर्थिक परिप्रेक्ष्य से हम कैसे देखें? जो बाइडेन का जाना राष्ट्रपति, जो कि वहां पर कहा जा रहा है कि क्या वो बंधकों को छुड़ा पाएंगे, उनको उस नजर से भी देखा जा रहा है। और इसे मैं आर्थिक मामलों से इसीलिए जोड़ रही हूं क्योंकि जो बाइडेन के आने से पहले कल रात, देर रात, ये अटैक होता है। कहा जा रहा था कि जो बाइडेन सिर्फ इजराइल नहीं जाने वाले थे, वो जॉर्डन भी जाने वाले थे, वो मिस्र के उस बॉर्डर पे भी जाने वाले थे, शायद लेबनान का भी उनका प्लान था, लेकिन अब सब कैंसिल कर दिया गया है। और अब फिलहाल उनकी नेतन्याहू उनके साथ बैठक चल रही है। लेकिन इन सब के बीच कैसे हम वैश्विक तौर पर एक आर्थिक प्रेशर को महसूस कर रहे हैं? क्या होगा? ईरान है जो कि अब ये कह रहा है कि आईओसी तमाम ये जो इजराइल को हम तेल सप्लाई करते हैं उस पर प्रतिबंध करे।
प्रतिबंध लगाए। अभी थोड़ी देर पहले का, वो 1-2 घंटे पहले का स्टेटमेंट है ईरान का। वो कह रहे तमाम जो आईओसी में देश हैं वो इजराइल को तेल सप्लाई करना बंद कर दें, त्वरित रूप से बैन कर दें उन्हें। देखिए जी, पहली बात तो जो मानवता का जो नुकसान हो रहा है वो कोई भरपाई नहीं कर सकता है, किसी का भी कितना भी पैसा हो भरपाई नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी वॉर होती है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो कंट्रीज़ वॉर में इन्वॉल्व हो रही होती हैं उनमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक हिस्ट्री इसकी एविडेंट है, दिखाती है कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होती है, बिकॉज जो देश इन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को बेचते हैं, चाहे वो प्लेन हो, रॉकेट्स हो और चीज़ें हों, उनको फ़ायदा होता है किसी भी वॉर से। तो जो भी देश इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे और आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड करेंगे, उसका भरपाई कल को की जाएगी तो उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। जहाँ तक बिडेन साहब की बात है तो वो कोई शांति दूत बन के या दोनों के बीच में समझौता करने के लिए तो गए नहीं हैं, वो इजराइल से बात करने गए हैं। और क्योंकि कुछ अमेरिकी लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनको कैप्चर किया गया था, कुछ की मृत्यु भी हुई है, कुछ फंसे भी हुए हैं, तो अमेरिका का पहले भी ये रुख देखा गया है कि जब भी अमेरिका के नागरिक कहीं फंसते हैं तो अमेरिका बहुत प्रोएक्टिव तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करता है और देखता है उन चीज़ों को। जहाँ तक तेल की आपने बात करी है, तेल के देशों में जो ओपेक के देश आते हैं ये ज़्यादातर उनका निर्णय रहता है, पर ओपेक के अंदर कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे अमेरिका भी है और भी कुछ यूरोप के देश हैं जो ऑयल सप्लाई करते हैं। तो ये सोचना कि सिर्फ ईरान के कहने से या किसी 1-2 देशों के कहने से ये हो जाएगा, दोनों तरफ झटका लगेगा। जो देने वाला होता है तेल उसको भी मुनाफा मिल रहा होता है, पैसा मिल रहा होता है। तो इसलिए ये कहना कि मैं बंद कर दूंगा, और इसकी प्रोडक्शन ऐसी नहीं है कि मैं कितना भी होल्ड कर सकता हूँ, कैपेसिटी मेरी अनलिमिटेड नहीं होती है, उसको होल्ड निकालना जरूरी होता है। नहीं तो मशीनरी को बंद करना की और स्टार्ट करने की कॉस्ट जो ऑयल रिफाइनरीज के लिए होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए किसी भी देश के लिए ये कहना कि मैं बंद कर दूंगा सप्लाई करना या ये कर दूंगा, ये धमकियाँ जरूर होती हैं पर करना इसके लिए बहुत मुश्किल रहता है और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट उस देश के ऊपर बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, उसके बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक का समय हो चुका है, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे और जानेंगे कि आखिर इजराइल और हमास के बीच ये जो युद्ध है, क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन के जाने से उस पर विराम लग सकता है? क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन तमाम उन हमास के पास बंधक उन हज़ारों लोगों को छुड़ाने की पहल कर सकते हैं? कैसे ऑपरेशन होगा आगे का हमास के खात्मे या फिर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वापस चलते हैं, हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मुकेश त्यागी जी। एक तरफ भारत का स्टेटमेंट, भारत ने ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये जो कल हॉस्पिटल में जो घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं। दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के वो पहुंचते हैं, नेतन्याहू से मीटिंग करते हैं, जो कि खुला समर्थन इजराइल को दे रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत अभी कुछ समय तक इजराइल के साथ खड़ा था, भारत कह रहा था कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के पीड़ितों के साथ हैं, उन आतंकवादी गतिविधियों के हम खिलाफ हैं। जिस अब 7 तारीख याद होगी आपको, जिस दिन इजराइल पर पहला अटैक हुआ था, हमास ने किया था म्यूजिक फेस्टिवल में, जिस तरीके से वहां पर कत्लेआम किया था हमास ने, वो याद होगा आपको। बोलिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति बाइडेन के पास पॉलिटिकल नेसेसिटी भी है, और देखा जाए तो यूरोप के और भी कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं वो लगातार इजराइल आ रहे हैं। फ्रांस के मैक्रोन को ले लीजिए, जर्मन चांसलर को ले लीजिए, तो ये तमाम, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया के बीच में जब नेटो अलग हो गया और रशिया की तरफ से और लोग आ गए, तो मुझे लगता है एक नया अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ऑर्डर क्रिएट किया जा रहा है, और उसके अंदर बाइपोलर वर्ल्ड जो है बहुत शार्पली डिवाइड होने वाला है। अमेरिका ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, कहीं पर भी कोई लेगालिटी नहीं करी। उन्होंने व्हाइट हाउस में जो अपना स्टेटमेंट दिया कि आई एम विद इजराइल, आई एम विद इजराइल, ही सेड इट मेनी टाइम्स। तो ये जो इजराइल की तरफ से उनका सपोर्ट आया, इसकी एक तो कारण ये है कि ही वांट्स टू डिसॉल्व एंड डिफ्यूज दिस इशू। वो कहते हैं ये जो हमास है वो आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक संगठन है, तो उसको लेकर के एक अंतरराष्ट्रीय जिस प्रकार से आतंकवाद का एक नया प्रादुर्भाव हुआ है वो भी बहुत तीव्र गति से हुआ है। उधर हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया है, उधर ईरान देखिए वो कह रहा है कि हम जो है अब तैयार हो गए हैं, हमारी रेजिस्टेंस फोर्स अब हमारे हाथ में नहीं रुकेंगी और कुछ भी हो सकता है। ईरान जो है एक न्यूक्लियर फोर्स है,
तो अमेरिका एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो। तो कल ये न्यूक्लियर वॉर में अगर टर्न हो गया तो इसमें तो पूरे विश्व की होने वाली है। उधर रशिया, पुतिन बैठे हुए चाइना के अंदर, वो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर के कि ऐसे इजराइल को कंटेन किया जाए। तो एक प्रकार से दो खेमे इतने तीव्र पड़ गए, अब कोई भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं बची। अब तो सीधे आप इस खेमे में, आप उस खेमे में। ईरान, ठीक है, अब कोई भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं बची है आदेश जी। अब या तो आप इस खेमे में हैं या फिर उस खेमे में हैं, दोनों खेमों की बात हो रही है। आप इधर हैं कि इधर हैं, बता दीजिए। कोई भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अब यहाँ फिलहाल इस युद्ध में जो जिसकी घोषणा अभी तक हुई है, हमास के साथ है प्रीति जी, बोलिए, को सपोर्ट कर रहे हैं आदेश भारद्वाज जी। ये तो हमास के समर्थक। प्रीति जी, हाँ, प्रीति जी, इशू खेमे का नहीं है, इशू है कि किसी भी बातचीत करके हल निकाला जा सकता है। जो है आप हमास के अटैक को सपोर्ट करते हैं भारद्वाज जी, उसका हल निकलता है। एक मिनट बस मुझे आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप हमास को सपोर्ट करते हैं, पहले कुछ बाद में कुछ, लेकिन कांग्रेस का प्रीति जी इनसे ये सवाल तो पूछ लीजिए। ये जो लगातार जो है सिंपैथी में जा रहे हैं, किससे रास्ता निकलना चाहिए। इस तरह की जो ये वारदात हो रही है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, जो है उसकी हम निंदा करते हैं, जो लेकिन बातचीत से हल निकलना चाहिए। जो है नहीं, इजराइल कह रहा है कि गाजा नहीं, हमास ने किया है। इजराइल कह रहा है कि हमास ने किया है, क्या उसके बाद भी नहीं दिखता? जो है इजराइल दिखता है, सारे चैनलों पे इजराइल नजर आता है, मणिपुर का कोई बात नहीं करता। जो जी मुझे तो पहले अपने देश के आग बुझा ले। जो है कांग्रेस हमास को आतंकवादी कहेगी क्या? कांग्रेस क्या आतंकवादी बताएगी हमास को? कैप्टन आई सिंह पूछ रहे हैं। कैप्टन साहब की इशू है कि बातचीत से हल निकलते हैं। जो है सरकार घोषित करे, जो है छोड़िए, सरकार घोषित करे, सरकार की दोहरी नीति है। जो है होगी सरकार की दोहरी नीति है। सरकार कभी कुछ मनीष जो है इस तरह से नहीं होता, फॉरेन पॉलिसी डे टू डे नहीं बदली जाती। जो है हमारा स्टैंड क्लियर है कि मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, टेररिस्ट के साथ किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल साफ स्टैंड है। जो है बातचीत करके किसी भी चीज का रास्ता निकाला जा सकता है। बातचीत अरे रास्ता तो ठीक है, वो तो आप नहीं निकाल सकते, आपकी क्षमता में नहीं है। पर आप ये बताइए, आप सरकार में कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन आया है, किस तरह का रेजोल्यूशन आया है, उसमें आप सरकार ने आतंकवादी संगठन डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारा देश देख रहा है, देश का पूरा आपकी जुबान पे दही क्यों जल रही है? बात बैठे रहते हैं, देखिए बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। जो है ना, किस तरह से महिलाओं के इजराइल और किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हमास में जो झगड़ा से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सारा देश देख रहा है। हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत ही खतरनाक है। आप अपने चुनाव के लिए, कुछ वोटों के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो है तकसीम कर रहे हैं। आप इस तरह की ऐसे आतंकवादी संगठन का परोक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा शर्मनाक है। हर तरह से कैप्टन आई सिंह जी कुछ एक बार कह लें। कैप्टन आई सिंह जी, आप इनसे प्रीति, आप इसे साफ सवाल पूछिए कि ये हमास की आतंकवादी संगठन बोले, कैप्टन आई सिंह आतंकवादी संगठन, प्रीति जी शांति वार्ता आपके पास की नहीं है। कैप्टन आई सिंह, स्टेटमेंट तो ऐसे दीजिए जिससे शांति स्थापित हो। आप तो अशांति का वातावरण बनाने में लगे। आप भारत में शांति करें। जो है भारत में किस तरह के नफरत, अरे आप कौन सी शांति का काम कर रहे हैं भारद्वाज जी? आप शांति का वातावरण देख रहे हैं। जो है आप चंद वोटों के लिए यहाँ पे तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और ये सारा देश देख रहा है, बंदूक चला रहे हैं। ये आपका चरित्र सामने आ गया है। ये कांग्रेस में तो अरे उधर मणिशंकर अय्यर पैलेस्टीन मिलने के लिए वहाँ पर तमाम चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहते गए। ये तो आपका चरित्र रह गया है। किया जा रहा है, मतलब कमाल करते हैं। शांति वार्ता के लिए काम कर रहे हैं या शांति वार्ता के लिए काम कर रहे हैं? प्रीति जी, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, आप थोड़ा सुने। एक सेकंड, अब एक एक करके एक साथ नहीं। कैप्टन आई सिंह जी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर और दो मेहमान, दो और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा कि 2014 से पहले भारत की यही स्थिति थी, भारत में भी इसी तरह से आतंक यहाँ व्याप्त था और मैं आर्मी में उस टाइम था। मैंने भारत के कोने कोने में आतंकवाद देखा है आपके शासनकाल में, और आप भी उस टाइम आतंकवाद को पालते थे, पोसते थे, मगर आतंकवाद खत्म करने की इच्छा आपके अंदर नहीं थी। इसी तरह से आपने जब इसराइल पे अटैक हुआ, आपने उसकी जो है ना बिल्कुल निंदा नहीं करी, और जैसे ही इसराइल ने जवाबी दिया है,
आप जो है ना उसकी निंदा करने लग गए। तो आप थोड़ा कम से कम राजनीति, वोट की राजनीति से हटके अगर आप ना स्टैंड क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, देश भी समझेगा। मगर देश समझ रहा है कि इसमें कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, अपना वोट बैंक ढूंढ रही है। आप अशांति फैला रहे हैं, आदेश भारद्वाज, शांति वार्ता की बात कर रहे हैं भारद्वाज जी। अरे आप तो अशांति के दूत बन चुके हैं देश के अंदर। प्रीति जी, आपका कौन सा नैतिक स्तर बचा है भारद्वाज जी? आप एक तरफ खड़े होकर के हमास का अपरोक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि शांति वार्ता होनी चाहिए। आप तो अशांति के सबसे बड़े दूत हैं, क्योंकि आपने यहाँ देश के अंदर एक नई डिबेट क्रिएट कर दी है, हमास वर्सेस इजराइल। और हमास जो आतंकवादी है, जिसने पहल करी उसने, और उसने पहले जो वहां पे म्यूजिकल अमूल्य साहब के पास है, अमूल्य राजनीतिक मिसाइल 20 मिनट में, उसका आपने खुलकर के विरोध क्यों नहीं किया है? करिए खुल के, तब आप शांति वार्ता की बात करने के लायक रहेंगे। हम बिल्कुल उसकी निंदा करते हैं। एक सवाल आदेश जी, आदेश जी, अब ये रिपोर्टें भी आ रही हैं आदेश जी, अब ये आदेश जी एक सेकेंड रुक जाइए, अब ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं आदेश जी कि 400 से ज्यादा ऐसे रॉकेट्स और आत्मघाती बॉम्ब्स थे जो खुद गाजा, जो हमास इस्तेमाल कर रहा था, वो खुद गाजा पट्टी पर ब्लास्ट हो गए, वहीं पर वो फट गए, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। पहले भी ये हुआ है। तो अभी ये जो इजराइल की सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमने ये बमबारी नहीं किया, हमने रॉकेट नहीं छोड़ा है, ये खुद वहां के रॉकेट्स हैं जो मिसफायर हो गए और हॉस्पिटल में जाकर गिरे। देखिए कितना अभी आप किससे पूछ रही हैं आप? आदेश जी, नहीं, आदेश जी से पहले एक सवाल पढ़िए, आतंकवादी डिक्लेयर करें हमास को, पहले बोले अगर निंदा कर रहे हैं तो उसके साथ आदेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता, रुक जाइए आप। प्रीति जी, ये प्लांटेड स्टूडियो से देश नहीं चलने वाला जो है। नहीं, आप इस पे जवाब दीजिए ना, देश के बारे में। अभी हम विदेश के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम विदेश में बात कर रहे हैं। कहाँ हम देश के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी विदेश की बात कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन के साथ मैं कह रही हूँ अभी हम विदेश की बात कर रहे हैं। रास्ता निकलेगा और निर्दोष लोगों के ऊपर जो भी इस तरह की बमबारी कर रहा है उसकी निंदा करते हैं। मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हमास को, इस आतंकवादी संगठन को या फिर हिजबुल्लाह को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो बेनकाब हो गए, लोगों को ये पता चल गया कि कल के अस्पताल में ये रॉकेट जो मिसफायर होकर गिरा है, वहां पर जिस तरीके से बमबारी हुई है, वो हमास के आतंक। आप लोग आपस में एंकर बन जाइए, आप लोग आपस में एंकर बन जाइए। आप लोग सवाल भी मत सुनिए। मुकेश जी और आदेश जी दोनों आपस में ही एंकर बन जाइए। आप लोग आप पूछ लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। प्रीति जी, मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आदेश जी, मैं एक सेकंड मुझे सवाल पूछने दीजिए सर। आदेश जी, आप बात घुमा रहे हैं। मैं आपसे एक बात कह रही हूं कि उस आतंकवादी संगठन जिसका नाम हमास है, हिजबुल्लाह है, अगर ये खुलासा हो जाता है कि हमास ने अटैक किया उस हॉस्पिटल पर, 500 लोगों की जान ली है, जिसका खुद उन्होंने इंफॉर्मेशन बाहर दी कि इतने लोगों की जान गई है, अगर ये साबित हो जाता है, आप सोचिए लोगों, आप जो लोग अभी उनके प्रति थोड़ी बहुत भी संवेदना रख रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्या उनके ऊपर लोग किस निगाह से देखेंगे उनको? आप सोचिए, खुद मुस्लिम कंट्रीज में उन्हें शरण तक नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां भगवान वास करते हैं, अल्लाह वास करते हैं, जिस भगवान को हम मानते हैं वो वास करते हैं। उसके भी नियम कानून होते हैं। इस पर राजनीति आप मत करिए सर, इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिए। जिसने भी हॉस्पिटल पर ये बम ब्लास्ट किया है वो निंदनीय है, निंदा की जाती है उसकी। लेकिन पुलवामा का भी जरा पता कर ले जो है, तो पुलवामा आ गया हुई जो है। मैं आप नहीं आप नई चीजों में लोगों को डाले। पुलवामा को भी जरा पता कर ले, उसकी भी जांच करा ले जो है। पुलवामा दीदी, अब देखिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो मैं बीच में बोलूंगा, फिर आप कहेंगे आप एंकर बन गए। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने जब से बैठे हुए हैं नहीं, पुलवामा का अगर अटैक हुआ तो उसका जवाब भारत ने दिया है। आदेश जी, उसका जवाब भारत ने घर में घुस कर दिया है। उसकी जांच नहीं कराई, पठानकोट की जांच। जनाब, आपको जानकारी नहीं है तो बात अलग है, उसकी जांच हो चुकी है, रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो चुकी है। आप थोड़ा पढ़ के आया करें, आपको शायद जानकारी नहीं है। उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो चुकी है। आप कहाँ से आते हैं, थोड़ा याद करके पढ़ के आया करें।
खाली ये नहीं है जो कांग्रेस की तो रटी रटाई लाइनें याद करके आ गए, कहना शुरू कर दिया आपने। तो चाइना के बॉर्डर पे उनका भी हिसाब देते जो है। अभी जो एक सैनिक कहाँ ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, हमारे साथ अग्रवाल साहब भी हैं। मैं आपसे लगातार ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य में क्या असर पड़ेगा, क्या आने वाले दिनों में तमाम देशों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक ये जंग छिड़ी है अभी कितना लंबा चलेगी, क्या ये रशिया यूक्रेन टाइप जंग हो जाएगी या कुछ और इसका पहलू रहेगा, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि किस तरीके से इसका मोड़ जाता है आगे, कहाँ तक चलती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान जैसे और डेवलपिंग नेशंस को इसका कितना इम्पैक्ट होता है। जहाँ तक ट्रेड की बात है, ट्रेड इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ बहुत कम है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या बाकी देश हो। कुछ यूरोपियन देश का ट्रेड काफ़ी है, बट बाकी देशों का ट्रेड बहुत कम है इन देशों के साथ। तो इसलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट होना इन देशों से लाजमी नहीं है। बट अगर बाकी देश जुड़ते हैं, जैसे अमेरिका एक तरफ से जुड़ रहा है, कुछ यूरोप के देश जुड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इधर मुस्लिम देशों की कल कुछ बयानेबाजी आई है कि वो भी इसको जुड़ेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम और बाकी इजराइल जूइश वॉर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर उस तरीके से होता है तो फिर हमें ये यूक्रेन रशिया टाइप लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस केस में हिंदुस्तान को भी थोड़ी नुकसान हो सकता है इकोनॉमी, और देशों को भी नुकसान हो सकता है। जो हम अभी BRT नया एक कॉरिडोर G20 में बात की है, कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी डिलेज हो सकते हैं। G20 में बड़े सारे प्रावधानों की बात हुई, बड़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हुई, उनमें डीरेलिंग हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट आगे जाके हो सकता है, पर यह निर्भर करेगा कि ये रिलीजियस वॉर बनेगी या जिस मुद्दे पे चली थी ये उस पे चल के खत्म हो जाएगी। प्रमदीप अमूले जी, क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन उन बंधकों को छुड़ाने में कामयाब हो पाएंगे जो हमास के कब्जे में? उस पर पूरे विश्व की निगाह है, क्या कर सकते हैं? हाँ, बाइडेन जो है वो बंधकों को छुड़ाने नहीं गए हैं, बातचीत कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं। जी नहीं, बाइडेन इसलिए गए हैं क्योंकि मध्य पूर्व में न केवल शांति स्थापित कर सके, लेकिन इजराइल का जो विरोध बढ़ा है इस्लामिक देशों में, उस विरोध को समाप्त करे और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करे कि जो हमास जैसे आतंकी संगठन है वो संगठन फिलिस्तीन में मजबूत नहीं हो। क्योंकि आपको फिलिस्तीन को समझना चाहिए, फिलिस्तीन दो भागों में बटा है। वेस्ट बैंक का जो इलाका है वहां पर इजराइल के प्रति विरोध होता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक विरोध होता है, और जब गजा में वो विरोध होता है तो आतंकी विरोध होता है। फिलिस्तीन समस्या का हल यह है कि पूरे फिलिस्तीन में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो। लेकिन जब से हमास आया है तो हमास ने इजराइल के अस्तित्व को नकार दिया है। वो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानता ही नहीं है। उसने मना कर दिया है कि हम इजराइल को कोई भी जमीन नहीं देंगे। इस युद्ध का मूल कारण ही वो है। तो अमेरिका न केवल सामरिक तौर पर मदद कर रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी इजराइल को भरोसा दिलवा रहा है कि ईरान जैसे देश, इस्लामिक देश इजराइल पर हमला करने की जरूरत करते हैं तो अमेरिका उनके साथ खड़ा है। यही कारण है कि भूमध्य सागर में जो अमेरिका के बेड़े नजर आ रहे हैं आपको, या जो युद्ध विमान लेकर गए हैं, उससे स्पष्ट संदेश है कि इजराइल जो है वो हमास को खदेड़ेगा, वो हमास को जवाब देगा। और जो अन्य देश यदि इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसका प्रतिकार भी कर सकता है। प्रीति जी। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी, एक क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्या लगातार हमारे पास ये रिपोर्टें थी कि वहाँ पर चाहे वो इजराइल के साइड से हो या गजा के साइड से हो, वहाँ तमाम लोगों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, बीप बीप की आवाज़ आती है, और चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर वो इलाके हो रिहायशी जहाँ पर रॉकेट आने वाला होता है, उन इलाकों को खाली कर दिया जाता है। क्या इस हॉस्पिटल पर जब इस तरह का अटैक होने वाला था तब कोई भी मशीनरी इस तरह की वो काम नहीं कर रही थी? क्या गजा में जो लोग वहाँ जो सैनिक हैं जो तैनात हैं, क्या उनको ये अंदेशा नहीं था कि ये ऐसा कुछ आ रहा है या अटैक होने वाला है इस हॉस्पिटल को? वो हॉस्पिटल भी कैथोलिक है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस हॉस्पिटल का किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए बड़ी तादाद में शरणार्थी वहाँ थे, रह रहे थे। निश्चित तौर पे प्रीति जी, जहाँ हॉस्पिटल होता है, कोई भी देश होगा, कोई भी सेना होगी, हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कभी भी नहीं करेगी। मगर जिनकी कोई सोच ही नहीं है, जो आतंकवादी संगठन है, उनके लिए ये चीज़ें मायना नहीं रखती। तो ये मैं फिर वही बात को दोहराऊंगा कि
कि इजराइल की सेना हॉस्पिटल पे अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अपने बदले में जरूर अटैक कर रहे हैं। वो भी आतंकवादी इनके बीच में छुपे हुए बैठे हैं, इसलिए उन्होंने आम जनता के ऊपर भी अटैक किया है। अगर आतंकवादी इनके बीच में नहीं होते तो शायद वहाँ भी वो अटैक नहीं करते, मगर हॉस्पिटल में कभी नहीं कर सकते। क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आने का पूरा उनका प्लान बन चुका था, वो आ रहे थे, तो इन देशों को लगा कि उनको कैसे रोका जाए, एक नई हवा कैसे बनाई जाए, मुस्लिमों को एकजुट कैसे किया जाए, पूरे संगठन एकजुट कैसे आ जाए, लोगों के अंदर रोष कैसे पैदा किया जाए। ये सब चीज़ देखते हुए कहीं ना कहीं या तो ये अटैक जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने जान के किया है, या ये सत्यता है क्योंकि उतने वो ट्रेंड तो होते नहीं आर्मी की तरह कि जो रॉकेट फायर कर रहे हैं, तो उसमें भी एक सिस्ट, एक मैप लगाया जाता है कि इसको कहां से कहां तक जाना है, रेंज उसमें सेट करी जाती है। तो आतंकवादियों को बारबली थोड़ा समझा दिया जाता है, ट्रेंड नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनकी गलती से इसमें रेंज गलत लगाई गई है, तो वो जाना कहीं था और वो गिरा हॉस्पिटल के। ब्रह्मद्वीप जी, शरणार्थियों को लेकर के कई देश हैं जो अपने अपने दरवाजों को बंद कर चुके हैं, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वो कह रहे हैं आप उधर ही गजे में रहिए, आप इस साइड ये जो क्रॉसिंग है, ये जो बॉर्डर इसे क्रॉस मत कीजिए, सब सील कर दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर इस तरह की घटना किसी देश में हो रही हो तो क्या पास वाले देश ऐसा कर सकते हैं? मानवता के लिए कुछ दिनों के लिए तो अपने देश में आने देते ताकि वो बच जाते कम से कम। प्रीति जी देखिए, जो इस्लामिक एकता का बुलबुला है वो कितना खोखला है उसका पता इसी से चलता है कि फिलिस्तीन से जो मुसलमान हैं वो मिस्र के सिनाई ट्राइब्यूट में प्रवेश नहीं कर जाए, इसलिए मिस्र ने अपनी जो सीमाएं उसको बंद कर दिया है। अब आप देखिए दुनिया भर में गृह युद्ध छिड़ा है, चाहे सीरिया को देख ले, आप लेबनान को देख ले, इराक को देख ले, ईरान को देख ले, सूडान को देख ले, ट्यूनीशिया को देख ले। यहाँ से जो मुस्लिम भगाए जाते हैं वो यूरोप की ओर भागते हैं, उनके लिए कभी भी मुस्लिम राष्ट्र दरवाजे खुलते ही नहीं है। तो यह जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की दृष्टि से तो खराब है ही, लेकिन इस्लामिक जो OIC जैसे संगठन है वो क्यों चरमपंथियों के पक्ष में खड़े हुए नजर आते, ये क्यों हिंसा के पक्ष में खड़े नजर आते? ये लोग इजराइल पर हुए हमले को लेकर संसद में जश्न मनाते हैं, लेकिन जब इजराइल में एक अस्पताल में जब हमला होता है तो उसके विरोध पर उतर आते हैं। दरअसल मानव अधिकार जो है वो दुनिया भर के लिए बने हैं। जब तक मानव अधिकारों के लिए जरूरी है कि दुनिया भर के जो देश है वहां पर लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, क्योंकि आप अधिनायकवादी सत्ता, सर्ववादी सत्ता, या आप जो जहाँ पर राजशाही है, जहाँ पर आप हमेशा सत्ता में बने रहते हैं, ऐसे राष्ट्रों में न तो मानव अधिकार हो सकता है, न लोकतंत्र हो सकता है, और न ही नागरिकों की सुरक्षा हो सकती है। आदेश जी से सवाल है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आदेश जी, ईरान जो कि लगातार हमास का समर्थन है, लेकिन उसी हमास से जुड़े तमाम वो गजा के लोग जो रिफ्यूजी बन गए हैं, अभी जो अभी हॉस्पिटल में रहने को मजबूर हैं, दर दर भटकने को मजबूर हैं, उन रिफ्यूजियों पर ईरान चुप है। उन रिफ्यूजियों के बारे में तमाम वो देश चुप हैं जो हमास का समर्थन तो कर रहे हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन इन बेचारे मासूमों के बारे में देखना तक नहीं चाहते और अपने दरवाजों को बंद करते हैं, जो ये कहते हैं कहीं हमारे यहाँ ना आ जाए। ये कैसी डिप्लोमेसी है और ये कैसा समर्थन है फिलिस्तीनियों को? प्रीति जी, ईरान का पक्ष तो ईरान बताएगा, लेकिन हम तो ये जानते हैं नहीं, ये कैसा समर्थन है फिलिस्तीनियों के साथ, बताइए। ये समर्थन कैसा है फिलिस्तीनियों के साथ कि हमास के साथ रिफ्यूजियों को मरने के लिए छोड़ दिया? नेट, वहाँ की फोटो, वहाँ का नेट, सब कुछ बंद है, आप ये देख सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप ये बताइए कि हमास के साथ वो मानवता के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके लिए दुनिया के बहुत सारे लोग जो है और कई देश जो है उसकी चिंता कर रहे हैं, और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। चिंता करने वाली बात अलग है, तुर्की भी चिंता कर रहा है सर, तुर्की भी चिंता कर, हाँ ठीक है, लेकिन तुर्की भी चिंता कर रहा है, तमाम वो मुस्लिम कंट्री सिर्फ चिंता कर रहे हैं, लेकिन मदद के लिए उन बेचारे मासूम लोगों के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है। अमन अग्रवाल जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? वो मुस्लिम कंट्रीज तमाम, ईरान के साथ वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज, चाहे वो अरब हो, तुर्की हो, या फिर लेबनान, या फिर जॉर्डन हो, मिस्र हो, ये सब देश बस टकटकी लगाए देख रहे हैं, हमास का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है जो रिफ्यूजी बन गए हैं, जो दर दर भटक रहे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हर रोज हजारों की तादाद में मारे जा रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहली बात तो इसको मेरे विचार में मुस्लिम वर्सेस जू या मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी नहीं देखना चाहिए। ज़रूर इज़राइल और फ़लस्तीन का जो झगड़ा है वो ज़मीन के ऊपर है, जो कुछ ऐसी ज़मीन है जिनका काफ़ी सालों से उसका झगड़ा चल रहा है। ये जो बारूद शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है जो हमास ने लोगों के ऊपर अटैक किया, इनोसेंट लोगों, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, आदमियों के ऊपर अटैक किया, उनको कब्जे में लिया, गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लिया। कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया था जिसके लिए उन्होंने प्रोवोक किया हो किसी भी दल को कि वो ऐसा कोई काम करे। जो ये काम हुआ है, चाहे वो हमास आतंकी है या नहीं है, वो जो बाकी दुनिया है ज़रूर जानती होगी। मैं पॉलिटिकली या टेररिस्टिकली नहीं कह सकता इस बात को, बट ये कहना जरूर है कि मानवता के धर्म से कोई भी, चाहे वो देश है, चाहे वो ऐसा ग्रुप है जो काम कर रहा है, वो टेररिस्टिक एक्ट है जब एक आदमी पे काम करता है। एस्पेक्ट्स देखते हैं। ईरान जो खुलकर समर्थन कर रहा है हमास पर, रिफ्यूजियों पर एकदम चुप्पी साध है। वो देख रहा है कि रिफ्यूजी बन गए हैं गाजा के लोग जो मासूम है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मरने के लिए ईरान ने छोड़ दिया, उनके लिए कोई मदद नहीं है ईरान की तरफ से। लेकिन गाजा को और हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहे, खुले तौर पर चेतावनी दे रहे इजराइल को कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे हम। क्या कहेंगे जल्दी से? प्रीति जी, बहुत बड़ा विरोधाभास है। आपने देखा जिस तरह राफा बॉर्डर में साउथ गाजा स्ट्रिप पे इजिप्ट का कॉरिडोर है, वहां पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इनको नहीं देंगे। देखिए, इसका इतिहास है प्रीति जी, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, लंबा हो जाएगा नहीं तो। हमास को जिसने भी रिफ्यूज दिया है, किसी भी कंट्री ने, किसी भी इस्लामिक कंट्री ने, सहानुभूति के आधार पर, उनके कॉज के आधार पर, उनके खिलाफ ही उन्होंने रिवोल्ट किया है, उनके वहीं पर बगावत की है, उन्हीं के साथ खाया और उन्हीं को धोखा दिया। तो ये तो हमास की इतिहास ही यही कारण है कि आज हमास को कोई रिफ्यूज शरणार्थी बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके फितरत से वो वाकिफ हैं कि ये लोग हमें धोखा देंगे, हमारी कंट्री में आके हमारी कंट्री के खिलाफ ही रिवोल्ट करेंगे। तो ये तो इनका इतिहास है, आप उठा के देख लीजिए। तो यही के एक कारण बन गया है कि आज हमास को इतना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहां पर, उसके बीच में बेचारे पैलेस्टीनियन जो वहां पे 23 लाख लोग हैं, हमास के ग्रुप के आधार पे उनका जो है ओपन एयर इम्प्रिजनमेंट हो रहा है और उनको कोई निकलने का रास्ता नहीं देख रहा है। उधर भूमध्य सागर है, वहां कहाँ जाए वो लोग, कहाँ कौन लेके जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि बाइडेन साहब का जो विजिट है ये टोटली कि भाई कैसे इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन देखा जाए। अब आप ये देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अपना रेजोल्यूशन पास नहीं कर पा रहे हैं। ब्राजील का रेजोल्यूशन है हमास के खिलाफ और उधर से रशिया और चाइना जो है उसका खिलाफत कर रहे हैं, उन्होंने मॉडिफाइड किया रेजोल्यूशन को। तो एक रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन इतनी बड़ी समस्या को लेकर के वो अपना रेजोल्यूशन पास नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी बुरी तरह से सियासी रूप से ये तकसीम है पूरा विश्व कि वहां पर इनका सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो गाजा स्ट्रिप पे रहने वाले पैलेस्टीनियंस का और वहां के जो लोकल जो बेचारे मासूम लोग हैं हमास की वजह से होने वाला है। तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा है। ये वॉर यहाँ खत्म होगा, इजराइल बिल्कुल इसको नस्तनाबूद करेगा और ईरान। फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, समय बहुत कम है, जल्दी से छोटा सा पक्ष, हालांकि मुझे लग रहा है कि रुकना पड़ेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। फाइनल कमेंट का समय नहीं है, निकल गया है, लेकिन जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच ये जो जंग है वो जारी है, उस पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कूद गए हैं। क्या मध्यस्थता होने की कोई गुंजाइश है? क्या युद्ध विराम लगने की कोई गुंजाइश है? हालांकि निंदा कर रहे हैं जो बाइडेन, लेकिन असला, बारूद, रॉकेट्स और साथ ही तमाम साजो सामान की व्यवस्था भी इजराइल को कर रहे हैं, खुल के समर्थन भी कर रहे हैं। क्या होगा देखने वाली बात होगी। हर सेकेंड गजा और हमास के लिए भारी है। ऐसे में पल पल की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। बस छोटे से ब्रेक के लिए भी रुक रहे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ 24/7।